दुनिया में बेस्ट सेलिंग बुक्स या तो जिंदगी में कामयाब लोगों ने लिखी हैं या कामयाब लोगों के बारे में लिखी गई हैं। ये बुक्स क्यों कामयाब हुई हैं, इसका राज ये है कि ये कामयाब लोगों के बारे में है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप एडवाइस लें, मशवरा करें, तो हमेशा किसी कामयाब इंसान से बात करें। टर्की के अंदर बेशुमार लोग हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता हैं और यहाँ पर 10-12 साल से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इतना अरसा इस बिजनेस में रहने के बावजूद बमुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जब भी प्लान करें तो उन लोगों के साथ मशवरा करें जो इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं। सक्सेस के साथ साथ उनकी रेपुटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे आपने मद्देनजर रखना है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज सूटेबल हैं सिटीजनशिप के लिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपको मैं अपनी पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि सिटीजनशिप ऑफ टर्की बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड $400,000 है, जो कि अनकरीब चेंज होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है उसकी मिनिमम वैल्यू $400,000 जो है वो होनी चाहिए। सेकंड पे अगर हम लोकेशन की बात करें तो पूरे टर्की की जितनी भी जुरिस्डिक्शन है, टर्की बॉर्डर के अंदर कहीं पे भी आप बाय करें वो प्रॉपर्टी आपकी सिटीजनशिप के लिए सूटेबल है। थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो टाइप्स हैं इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लैंड जो कि सूटेबल हो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सूटेबल हैं आपकी सिटीजनशिप के लिए। और इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टीज चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे रेडी टू मूव हो, दोनों सूरतों में सूटेबल है। फोर्थ पॉइंट है आपका टाइटल डीड एंड ऑनरशिप। याद रहे कि जो प्रॉपर्टी आप सिटीजनशिप के पर्पस के लिए बाय कर रहे हैं वो तुर्क ऑनर से होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म का मॉर्टगेज, लोन, डेट या लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपको मालूम होगा कि जब भी आपने सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उस प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट लेना जरूरी है, जिसे वैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। यानी जिस अमाउंट पे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नजर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हकीकत में भी वही होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं $400,000 की, लेकिन उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो $300 या $350,000 आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट की नजर में $400,000 की नहीं कंसीडर होगी, बल्कि जो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो उसके अकॉर्डिंग उसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिनिमम और मैक्सिमम यूनिट्स। देखिए, इसकी कोई हद नहीं है कि आप 1 यूनिट बाय करें या 2 करें या 10 यूनिट बाय करें। टोटल वैल्यू जो है वो $400,000 होनी चाहिए। 1 यूनिट जो है वो हमेशा रिकमेंडेड है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि 1 यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तापू ताम। अब ये जो टर्म है तापू ताम की, ये टर्किश टर्म है, जिसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, जितनी वैल्यू में बाय कर रहे हैं उतनी वैल्यू उसके टाइटल डीड के ऊपर भी लिखने के मजाज हो। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो 5 साल से पहले बेची जाती हैं, तो उनके जो करंट टाइटल डीड के ऊपर लिखी हुई अमाउंट है, अगर बाद में ज्यादा अमाउंट पे बेची जाएं तो जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा गेन की जाएगी उसके ऊपर गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 25% है। लेट्स सपोज अगर एक प्रॉपर्टी की आज वैल्यू $400,000 है, लेकिन उसके करंट टाइटल डीड के ऊपर $100,000 लिखा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको एक मिनिमम बेंचमार्क दिया होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का मिनिमम टाइटल डीड वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर $1,00,000 लिखी है और आज आपने बाय $4,00,000 पे किया है और आप अगर उसके ऊपर अब करंटली $4,00,000 लिखेंगे तो गवर्नमेंट की नजर में $3,00,000 उस ऑनर ने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया
उस प्रॉफिट के ऊपर जो कि $3 लाख है, गवर्नमेंट को 25% जो है वो उस करंट ऑनर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कोई भी शख्स दुनिया में टैक्स पे नहीं करना चाहता ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ना ही करंट ऑनर जो है वो टैक्स पे करेगा, ना ही आप बायर के तौर पर टैक्स पे करना चाहेंगे। तो इसलिए हमेशा वो प्रॉपर्टी जो है सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके टाइटल डीड के ऊपर आप अपनी बाइंग अमाउंट इजीली लिख सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन। जब आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसके बाइंग प्राइस आपको आपके बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, लेकिन आप ये करेंसी अपने अकाउंट के अंदर डॉलर के तौर पर रखते हैं और बाद में इसे लीरा में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये डॉलर्स आप सेंट्रल बैंक को बेचते हैं और उसके बदले में लीरा बाय करते हैं। ये मैंडेटरी है। अब जब आप डॉलर को लीरा में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे दाब बोलते हैं, DAB, दाविज आलम बेलगेसी, यानी मनी एक्सचेंज। ये जो आपकी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, इससे मुराद ये है कि आपको ये अमाउंट डॉलर से लीरा में कन्वर्ट करके ये दाब जो है वो हासिल करना मैंडेटरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट सिटीजनशिप के लिए सूटेबल नहीं होता। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से प्री अप्रूवल्स ली होती हैं। तो हमेशा अगर आप ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी बाय करें तो उन प्रोजेक्ट्स में बाय करें जो कि सिटीजनशिप के लिए अप्रूव्ड हैं। लिहाजा जब भी आप फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी बाय करें तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो बाय करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए, जिसकी रिसीट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड पीरियड। आपको पहले से मालूम है कि आपने जब सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी है तो उसका मिनिमम पीरियड 3 इयर्स है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उसे 5 इयर्स तक होल्ड कीजिए, क्योंकि 3 इयर्स के बाद जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा, जो कि डेफिनेटली होगा अगर आप किसी एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और ऑनेस्ट रियल एस्टेट एजेंसी या एजेंट से बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। तो उस सूरत में आपको जितनी अमाउंट आप अपनी $4 लाख से ज्यादा बेचेंगे, अगर आपका बायर कहता है कि वो मुझे टाइटल डीड के ऊपर भी लिख के दे, तो फिर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस टैक्स से अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप ये प्रॉपर्टी जो है वो 5 इयर्स तक होल्ड कीजिए ताकि आपको गेन टैक्स ना देना पड़े। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड हैंड प्रॉपर्टी। क्या सेकंड हैंड प्रॉपर्टी सूटेबल है सिटीजनशिप के लिए? तो इसका आंसर है यस। अगर सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ये तमाम शराइत पूरी करती है तो वो सूटेबल है आपकी सिटीजनशिप के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप ज्यादा कंफर्टेबल एक कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने में हैं या एक इंडिविजुअल के साथ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी के अंदर इन तमाम शराइत को पूरा करना इजी नहीं है, और अगर ये तमाम शराइत पूरी कर भी ली जाएं तो फिर भी जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो प्रोजेक्ट की निस्बत इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो ज्यादातर सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के अंदर अपना कट ज्यादा रखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी भी किसी एक रियल एस्टेट एजेंसी या एजेंट के साथ मिलकर अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करेगा। जो वेल रिप्यूटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, गली मोहल्ले के प्रोजेक्ट्स और सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर रोशनी डालने जा रहा हूं, जो कि है मिथ ऑफ ओवर प्राइसिंग बाय द प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे लोग ये माइंडसेट करके बैठे हैं कि प्रोजेक्ट हमें हमेशा महंगी प्रॉपर्टी बेचता है सिटीजनशिप की वजह से। देखिए, आप खुद समझदार हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, आपकी प्रॉपर्टी को सूटेबल बनाते हुए और एक प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करते हुए सिटीजनशिप पर्पस के लिए जब आपको प्रेजेंट कर रहा है,
तो डेफिनेटली उसकी सर्विस के और उन तमाम चीजों के एक्सपेंसेस हैं, और वो एक्सपेंसेस किस में इंक्लूड होंगे? डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी की प्राइस के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप टर्की के अंदर टूरिज्म के लिए आते हैं तो बेशुमार कंपनीज आपको टूरिज्म सर्विसेज दे रही हैं। एक कंपनी वो है जो आपसे कहती है कि भाई मैं आपको वीजा भी हासिल करने में मदद करूंगा, मैं आपको टिकट भी लेके दूंगा, मैं एयरपोर्ट से पिक भी करूंगा, मैं अकोमोडेशन भी दूंगा, मैं फूड भी दूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन भी दूंगा, और मैं जहां जहां पे घूमना है उन सब के टिकट्स भी दूंगा, और वापसी पे आपको एयरपोर्ट पे भी ड्रॉप करूंगा। यानी A to Z आपका टूर बेहतरीन ऑर्गेनाइज अगर एक कंपनी करती है तो क्या वो अपनी सर्विस फी ज्यादा चार्ज नहीं करेगी उस कंपनी से जो सिर्फ आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट देके घुमाते फिराते हैं? तो प्रोजेक्ट्स आपको बेसिकली उन तमाम लिटिगेशंस, उन प्रॉब्लम्स और उन तमाम जो क्वालिफिकेशंस है उनको सूटेबल बना के एक प्रॉपर्टी आपको फूलों की तरह जो है वो पेश करती है, तो उसकी प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग है। और जो लोग ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी हमेशा महंगी होती है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि भाई अगर आपने गवर्नमेंट के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से बाय किया हुआ है तो आप 3 साल बाद देखिए कि आपको उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो जो प्रॉफिट है उसमें फिर आप देखें कि क्या आपको वो प्रॉपर्टी बाइंग में ओवर प्राइसिंग पर सेल की गई थी या मार्केट के मुताबिक की गई थी। और एक लॉजिकल पॉइंट है कि यहां पर सैकड़ों नहीं हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, तो क्या उन्होंने मार्केट को कंपीट नहीं करना? अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ओवर प्राइसिंग पर बेची जाती है तो क्या आप समझते हैं कि वो बिक सकती है? बहुत मुश्किल है। डिजिटल इरा है, इस डिजिटल इरा के अंदर कोई भी आपको स्कैम फ्रॉड करके ज्यादा देर छुप नहीं सकता, लिहाजा प्रोजेक्ट भी आपको ओवर प्राइसिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि हर एक एरिया में, हर एक प्रोजेक्ट की सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, लोकेशन में, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उसकी प्राइसिंग की जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट मार्केट प्राइसेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस्तांबुल की अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां पर आपको $4 लाख के अंदर सिर्फ 1+1 अपार्टमेंट मिल रहा होता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 2+1 मिल रहा है, कुछ एरियाज के अंदर 2 2+1 मिल रहे हैं, कुछ एरियाज के अंदर 3+1 मिल रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर आपको 4+1 भी मिल रहा है। ऐसा क्यों है? आपको मालूम है कि हर एरिया के अंदर, हर कंट्री के, हर शहर के, हर इलाके के अंदर डिफरेंट रेट्स होते हैं। इवन एक गली का दूसरी गली से रेट मुख्तलिफ हो सकता है। तो जो सेंट्रल एरियाज हैं उनमें हमेशा जो है वो आपको $4 लाख के बजट के अंदर नॉर्मली 1+1 मिलता है। जो सेंटर से थोड़ा सा दूर है वहां आपको $4 लाख के अंदर 2+1 मिलता है। जो सेंटर से ज्यादा दूर है वहां पर आपको 3+1 और 4+1 भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस एरिया में कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय रिकमेंडेशन इज ऑलवेज टू इन्वेस्ट इन द सेंटर। सेंटर क्या है? नंबर 1 सरियर, नंबर 2 शिशली, नंबर 3 कायताने। ये वो एरियाज हैं जो यूरोपियन साइड में हैं और सेंटर में हैं। सेंटर की इंपॉर्टेंस हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। अगर मेरी बात का ट्रस्ट नहीं है तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके सेंट्रल एरिया के बारे में आज भी आप देखें कि उसकी क्या वैल्यू है, माजी में क्या थी और आने वाले वक्त में क्या उसकी वैल्यू कम होगी? कभी नहीं। नंबर 1 ये है कि यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। दोनों सूरतों में, रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन, दोनों लिहाज से आप फायदे में रहेंगे। नंबर 2, जो सेंट्रल एरियाज हैं यहां पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो वेल रिप्यूटेड और ज्यादातर गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। चूंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज्यादा प्राइस वाले होते हैं, तो इन्हें कोई छोटी कंपनी हाथ ही नहीं डालती। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी एप्रिसिएशन तो होगी ही होगी, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो सिटीजनशिप है वो आसानी से जो है वो अप्रूव हो जाएगी और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तीसरी बात जो है वो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और गवर्नमेंट का हर प्रोजेक्ट भी सिटीजनशिप के लिए सूटेबल नहीं होता, कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बना रही होती है अपने लोकल लोगों के लिए, तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है या उनकी सुपरविजन में बन रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा होगा, न सिर्फ आपकी सिटीजनशिप के लिए बल्कि आपकी एप्रिसिएशन के लिए।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सिटीजनशिप के लिए आ रहे हैं तो आप सबसे पहले फोकस कीजिए कि ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें जिसके ऊपर आपकी सिटीजनशिप आसानी से अप्रूव भी हो जाए, आपको पासपोर्ट भी मिल जाए। मेरे देखने में यह आया है कि ज्यादातर लोग वो हैं जो यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिटीजनशिप हासिल करते हैं, मूव नहीं करते। अगर मूव करने का प्लान होता भी है तो 3 4 5 साल बाद आने का इरादा होता है। तो जब आप यहां पर मूव नहीं कर रहे तो फिर आप क्वांटिटी को क्यों कंसीडर करते हैं? आप क्वालिटी को कंसीडर कीजिए। आप ये क्यों ढूंढते हैं कि मुझे 3+1 मिल जाए या 2+1 मिल जाए या फिर जो है वो मैं 4+1 ले लूं? मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप सेंट्रल एरिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सिटीजनशिप सिक्योर कीजिए। 3 साल बाद जब आपकी ये प्रॉपर्टी होल्डिंग पीरियड से निकल जाएगी, आप इसे बेचिए और किसी भी एरिया के अंदर, चाहे आप जो है वो 3 1+1 ले लें, 2 2+1 ले लें या 2 3+1 ले लें, जो आपको आपकी फैमिली शिफ्टिंग के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन जो काम आपने आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद करना है, उसके लिए अपनी सिटीजनशिप को आज दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा और मैं कोशिश करता हूं कि जो पॉइंट्स मिस हो जाएं उन्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।